नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चुनावी मौसम है तो हमने सोचा बात भी चुनावी होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो बड़े बेबाक नेता हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। उनके दिल में जो होता है वो अपनी बात पूरी बेबाकी से और निडरता से रखते हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो निर्भीक सवालों से या तीखे सवालों से किनारा नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो शख्सियत है, कैसा भी सवाल पूछिए, आप इन सवालों से किनारा नहीं करते बल्कि बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इसके साथ साथ बहुत मेहनत की है राजनीति में यहां तक पहुंचने में। आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडियो में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर रघुराज सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। सर, अमृतकाल चल रहा है जी, और इस अमृतकाल में कोशिश ये है कि सबका साथ सबके विकास की बात हो। उसके तीसरा है सबका विश्वास। सबका विश्वास भी। तो अगर हम इस दौर में आपसे समझना चाहें आपकी उपलब्धियां, आपके काम, आपके संकल्प, तो वो क्या रहे? मैं 2018 में आदरणीय योगी जी ने बनाया था अपने सहयोगी के रूप में, और मैं जब बना था तो हमारे विभाग में 800 करोड़ रुपया केवल सेस के थे और 27 लाख लोग केवल रजिस्टर्ड श्रमिक थे। आदरणीय योगी जी ने कहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। मैंने कहा साहब 6 महीने का वक्त चाहिए मुझे। मैंने 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके करीब 8,000 करोड़ रुपया एकत्रित किया। 10 लाख से ऊपर जो भी मकान व्यक्तिगत हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या किसी बड़े आदमी का हो, उस पर 1% सेस लेते हैं। उस सेस से हम लोग श्रमिकों का उत्थान करते हैं। जैसे मैंने 2,65,000 कन्याओं का मेरे विभाग ने हमारे लास्ट टर्म में हम लोगों ने विवाह किया है। 2,65,000 में 65,000 मुस्लिम कन्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपको मुस्लिम इस तादाद से वोट नहीं देते, लाभ ज्यादा लेते हैं। जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए ये आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी का सोच है। जो वोट हमको आज नहीं दे रहा कल देगा, और कल नहीं दे रहा तो परसों देगा, जरूर देगा। क्योंकि हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हमसे पूर्ववर्ती सरकारें केवल 35,000 रुपया देती थी शादी विवाह के लिए। हम लोगों ने 55,000 घर पे दे दिया, 65,000 सामूहिक विवाह में दिया, और सामूहिक विवाह में 10,000 का एक्स्ट्रा हम लोगों ने उनके लिए वस्त्रों के लिए, बर के लिए अलग और वधू के लिए अलग। तो ऐसे करके हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करके 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए अभी तक, और 12,000 करोड़ रुपए आज भी हमारे पास हैं। यानी 800 करोड़ से 12,000 करोड़ और 12,000 करोड़ हम खर्च कर चुके। हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाए श्रमिकों के लिए। भारत में, यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में मैं बहुत अच्छे स्कूलों में भी पढ़ा हूं, लेकिन इतने अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा जो हमने श्रमिक के लिए बनाए। आदरणीय योगी जी को हमने निवेदन किया, हम बिहान विद्यालय चलाते थे, उसमें पर हेड 200 रुपये पर व्यक्ति हम लोग देते थे भोजन के लिए, राशन के लिए, लेकिन वो ठेकेदार खा जाते थे। मैंने आजमगढ़ में छापा मारा तो मेरे साथ एडीएम सिटी और सारे मजिस्ट्रेट वगैरह, हमारे अधिकारी, डीएलसी, डिप्टी लेबर कमिश्नर, सब लोग थे। तो बोले साहब ये ठेकेदार बहुत पहुंचा हुआ है, सरकार में इसकी अच्छी पहुंच है। मैंने कहा एक बार हम भी देख लेते हैं। तो हमने जब छापा मारा तो छापा मार के हमने सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने मेल किया। मुख्यमंत्री जी ने तीसरे दिन हमको बुला लिया, उस पर एक्शन हुआ, वो ठेकेदार जेल गया, बिहान विद्यालय बंद हुए। और जब कई बार इस तरह की स्थिति देखी जाती है कि सरकार तो बहुत बेहतर काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। श्रम मंत्रालय में इस तरह का एक घोटाला भी सामने आया था, शादी विवाह समारोह को लेकर भी 2 अधिकारी निलंबित भी कर दिए थे, काफी तेज कार्रवाई भी हुई थी। तो ऐसे अधिकारियों से निपटने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या वो सरकार के मन के मुताबिक नहीं चलते और लोगों तक जो सुविधाएं योजना सरकार लेकर आ रही है वो नहीं पहुंच पाती? देखिए, 30 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस, इनकी घोटालों की सरकारें थी। अधिकारियों को भी आदत पड़ गई थी, जिसको रबड़ी खाने की आदत जब पड़ जाती है तो वो फिर वो वैसी सब्जी नहीं खा पाता। तो वो स्थिति थी, इसमें कोई शक नहीं है। आदरणीय योगी जी ने 1800 अधिकारी कर्मचारी जेल भेजे हुए हैं,
और उनका डंडा बाकायदा हर 15वें दिन उनकी मॉनिटरिंग होती है, हर विभाग की मॉनिटरिंग होती है। हम लोगों को कभी कभी एक घंटे की मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाता है और 3-3 घंटे हम लोगों से सवाल जवाब होते हैं उनके। आदरणीय योगी जी 24 घंटे में से मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 घंटे विश्राम करते होंगे, 20 घंटे काम करते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि 18 घंटे काम करें उनके अनुसरण। डॉक्टर रघुराज जी जब काम कर रहे हैं जी, इतनी पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात जगकर काम कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स मैंने किया जी, उसके बाद फिलॉसफी से डॉक्टरेट किया और मैं गरीबों की सेवा करता था। गरीबों की सेवा करते 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 मैं संघ के संपर्क में आया, आरएसएस के संपर्क में। और हमारे बड़े दिनेश जी जैसे विश्व हिंदू परिषद के जो आजकल संरक्षक हैं वो मेरे गुरु हैं। वो कहते थे तुम्हारे घर में सब बड़े लोग हैं और तुम देश की सेवा तो कर नहीं रहे। तो मैंने कहा हमारा पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर जज हैं और मेरे फादर कैप्टन हैं, मेरे ताऊ कर्नल हैं, तो सब लोग तो देश के। बोले सब पैसा ले रहे हैं, बिगर पैसे वाली सेवा करो। अब ये हमारी समझ में नहीं आता था, उस समय स्टूडेंट थे, तो वो कहते बिगर पैसे वाली सेवा करो। तो वो धीमे धीमे सने सने उनके संपर्क में आए। मैंने प्रथम वर्ष ओटीसी करी, संघ की, आरएसएस की। तो मेरी समझ में आया कि ये है फ्री वाली सेवा। तो मेरे घर में या तो किसान हैं, कोई मेरे घर में चपरासी नहीं है, कोई मेरे घर में बाबू नहीं है, कोई छोटे 2nd ग्रेड का अधिकारी नहीं है, या तो A ग्रेड के सब अधिकारी मिलेंगे या किसान मिलेंगे। तो राजनीति में पहला विचार कैसे आया कि हम राजनीति में जाएं और सेवा मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति करूंगा, जबकि मेरे फादर मना करते थे राजनीति के लिए। लेकिन मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहता था, क्योंकि उनको अखबार में जब मेरा नाम आता तो बड़ी खुश होती थी। वो मेरी मदर 1 क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन इंग्लिश मुझसे भी अच्छी बोला करती थी। तो ऐसे करके माताजी का बहुत प्रोत्साहन रहता था कि आज तेरा फोटो छपा है, तो हमें भी अच्छा लगता था कि फोटो छपा है। तो ऐसे करके राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उद्देश्य बना जब मैं संघ से जुड़ा। जब संघ से जुड़ गया तो मेरा उद्देश्य बनेगा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मेरे पास कई बार मौके आए, सपा ने बुलाया, बसपा ने बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं। मैंने साफ शब्दों में कहा, मैंने कि आप लोग गलत राजनीति करते हो, मैं ऐसी राजनीति नहीं कर सकता। कि हिंदुस्तान ऐसा स्थान है कि विश्व को हमने दिशा दिया है, विश्व को एक संदेश दिया है। बाकी जगह तो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा। भानुमती ने आपकी मुलाकात हुई थी, मुलायम सिंह जी ने भी आपसे कुछ मुलायम सिंह जी ने 2004 में आप जिला अध्यक्ष थे, तो फिर अटल जी ने भी आपको बुलाया था। अटल जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अटल जी के साथ सानिध्य मिला है। आदरणीय आडवाणी जी के साथ भी सानिध्य मिला है। गुजरात चुनाव में मैंने उनके साथ रहा हूँ। आदरणीय अपने जोशी जी, हमारे मुरली मनोहर जो उनके साथ रहा हूँ। तो मुझे बहुत सौभाग्य मिला है। आदरणीय मोदी जी के साथ मैंने काम किया 1995 में, पहली बार जब केशुभाई पटेल की सरकार बनी। रोजगार की अक्सर बात चलती है, जो कि रोजगार को लेकर सवाल भी उठाते हैं विपक्षी दल की, कितना रोजगार अब तक लाए हैं आप लोग। जो आंकड़ा अभी हमने लिया है सितंबर-दिसंबर 2019 का पहले उठाया है, 20 से 24 साल तक के जो पुरुष हैं उनके लिए रोजगार दर जो रही है वो 47 थी उस वक्त। ये 2019 की। सितंबर और दिसंबर की बात करें 2022 की, ये गिरकर 27%, 27.8% हो गई। ये 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए रोजगार की अगर हम बात करें तो ये 2019 में बहुत कम थी, 1.6 से गिरकर 1% तक हो गई। इसके पीछे की क्या कारण है और कैसे इसको दूर किया जाएगा, सही किया जाएगा? देखिए, इसके पीछे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने केवल लूटो खाओ आंदोलन था जी। जैसे आप देख रहे हैं आजम जी के यहाँ छापा पड़ा है, कितना पैसा और ये सारी व्यवस्थाएं मिली हैं और कितनी लोगों की जमीन कब्जा कर ली है। लेकिन अब हमने देखिए, भारत में कभी 32 लाख करोड़ रुपया नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के कारण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण 32 लाख करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में आया जी। और आज हमारा बजट जो 1.5-2 लाख 2.5 लाख का होता था, आज हमारा बजट जो सालाना 7 लाख करोड़ का हमारा बजट है उत्तर प्रदेश का। ऐसा 75 साल में पहली बार हुआ है। और अब आप देखना आने वाले 5 साल में ये जो हमारा टर्म चल रहा है, इसमें ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण ने यहीं जन्म लिया है, विश्व में भगवान ने जन्म नहीं लिया। पूरे भारत का उत्थान हो रहा है, हम लोग जो उत्तर प्रदेश का उत्थान हो रहा है। अतिथि देवो भव की वो परंपरा खत्म कर देंगे, क्योंकि उस वक्त दौर में तो दुश्मनों को भी सम्मान दिया जाता है। सिकंदर पोरस की घटनाक्रम आपको याद होगा। पोरस से कहा था कि कैसा व्यवहार हो बंदी बनाने के बाद, तो उन्होंने कहा कि जैसा एक राजा का राजा के साथ होना चाहिए। तो वो परंपरा से हम इतर आ चुके हैं, अलग आ चुके हैं। वो जनादेश जो था वो विपरीत था,
दैत्यों का था और ये जनादेश थोड़ा डिफर हो गया? देखिए ऐसा नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो राजा का संधि और वो राजा अगर गुलाम बना लिया तो उसको उसी हिसाब से रखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु जो राजा बिल्कुल ही अमूल चूल, जैसे मेरे विभाग में 35,000 रुपए केवल मुस्लिम कन्याओं को दिया जाता, हमने सबके लिए खोला, हमने कोई मुसलमान कन्या बंद नहीं किया। ये बात वो भी कहते थे कि हमने तो टैबलेट और तमाम चीजें लैपटॉप बांट फिर दिए। क्यों नहीं आई दोबारा सरकार उनकी? आनी चाहिए थी। हर दिन में 250 बलात्कार होते थे उत्तर प्रदेश में, 250 बलात्कार। आज एक आध कहीं हो जाता है तो हो हल्ला होता है, वो भी कैसे होता है? कोई घर में ही हो गया, कोई, अब देखिए हर जगह हर घर को पुलिस तो मुहैया करा नहीं सकते। आज उत्तर प्रदेश में, आज यहाँ की बेटी, नोएडा की बेटी अयोध्या रात को बस में जाना चाहे, अपनी गाड़ी चला के जाए, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है कि उसको छेड़ दे। अगर छेड़ दिया तो शाम तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दो ही रास्ते हैं हमारे पास, एक जेल में चला जाए या ऊपर चला, तीसरा रास्ता हमारे पास कोई है नहीं। अब वो ये कहते भी हैं, विपक्षी दल अक्सर ये निशाना साधते हैं, कई बार अखिलेश भी कहते हैं कि न्याय व्यवस्था तो नहीं है, जो भी है निपटा लो पहले ही, जैसे गाड़ी पलट जाए उसमें काम हो जाए या फिर कोई आकर किसी को मार जाए। तो वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात तो की जाती है, लेकिन असल में जो है स्थिति दूसरी है। रविंद्र जी, मैं आपको एक माध्यम से कहना चाहूंगा, आदरणीय अखिलेश जी, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के पप्पू हैं और देश के पप्पू हमारे राहुल जी हैं, दोनों ही हमारे लिए पप्पू हैं और ये दोनों ही बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और अपने गलेवान में कभी इन्होंने झांक के दोनों ने देखा नहीं। एक तो इस बनाना चाहता, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट किया है तो वो कहता है फिलिस्तीनी को हम तो सपोर्ट कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। इजराइल को क्यों सपोर्ट किया है? इजराइल को इसलिए सपोर्ट किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि वहां आतंकवादियों का अटैक हुआ है। ये आतंकवादी समर्थक हैं, अखिलेश जी और देश के पप्पू राहुल जी आतंकवादियों के समर्थक हैं। तो डॉक्टर रघुराज सिंह से हम लगातार बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी नीतियां हैं जो सरकार को मजबूती दिलाए हुए हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल और जवाब के इस सिलसिले को हम एक बार फिर से बढ़ाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को। धर्म संसद को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, उसमें हेट स्पीच भी आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो उनको कितना सही मानते हैं? क्या लगता है कि इस तरह की चीजें धर्म संसद में नहीं होनी चाहिए या इस तरह की घटनाक्रम पे रोक लगनी चाहिए जिससे आपसी सामंजस्य ना बिगड़े? नहीं, देखिए सामंजस्य तो कौन बिगाड़ता है? धर्म संसद कोई ऐसा उन्होंने देखिए, धर्म विश्व में केवल एक सनातन है। रविंद्र जी, आपके 100% मैं आप गारंटी के साथ दूंगा, विश्व में धर्म केवल एक ही सनातन धर्म। बाकी 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ बना और 353 साल पहले खालसा पंथ बना, रिसेंटली जो बना है 300। ये पंथ है ना कि धर्म, ये धर्म नहीं है। इसलिए धर्म संसद जो कर रही है वो धर्म के अनुकूल वातावरण बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है देवों के और दैत्यों का झगड़ा होता है, उस वाला हिसाब है। ये तो आप अब जैसे मैं आपको ईमानदारी का मैंने बता दिया, लेकिन मेरा आप वो खोलोगे यूट्यूब वगैरह तो बिगड़े बोल रघुराज सिंह के। मैं ये कहता हूँ कि या तो जानकारी नहीं है लोगों को या उनके पास बुद्धि नहीं है इतनी। बिगड़े बोल कैसे होगा? मैंने सवाल एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन सब बातों से हम, जिस तरह से योगी जी ने कहा था कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे उसको, और उसमें बड़े प्रयास कर भी रहे हैं, कोई शक नहीं, सारी चीजें बहुत सारी आई होगा, लेकिन 26% के हिसाब से पर ईयर हमको ये दर कायम रखनी होगी, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। इन सब बातों से क्या लगता नहीं कि आपसी सामंजस्य बिगड़ेगा और हम इन बातों से वहां तक पहुंच पाएंगे, वो मंजिल हम हासिल कर सकेंगे? देखिए, मंजिल हम हासिल करेंगे, मंजिल करेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और ये विपक्षी कभी मंजिल हासिल नहीं इन्होंने की न करने देंगे, ये की न करने देंगे और ना इनका सपना है मंजिल। ये तो देखिए अभी 26 दल के इंडिया बना है, जो 420 दल जिसको कहा जाए, मैं इसको 420 दल कहता हूं। एक व्यक्ति ऐसा हो जो 1000 करोड़ से कम हो। ये इनके बाप दादाओं पर कितनी फैक्ट्रियां थी, आप सर्च कर लो, कितनी सब पे फैक्ट्रियां थी, कहां से आया धन, कितने बड़े परिवार के थे, इन पे इतना धन आया कहां से, और ये लोग, इन लोगों का खर्च कहां से चल रहा है? तनख्वाह में से नहीं चल रहा है, MLA MP की तनख्वाह में से नहीं चल रहा है, इनके खर्चे और बहुत
बहुत तगड़े हैं। इनके सबके यहाँ रेड पड़े तो 1000 करोड़ से कम कोई। ममता बनर्जी तो कहती हैं हम तो सैलरी का 1 रुपया लेते हैं, लेते भी नहीं है सैलरी। हाँ वो ठीक है, पूरा बंगाल लूट के फेंक दिया, गरीबी की रेखा में आज पूरे भारत में नंबर 1 पे है। सनातन धर्म सुन लीजिए, सनातन धर्म में ही है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। हमने किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन कोई हम पे अटैक करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन ये सब अटैक करने वाले लोग हैं। आपने कहा था मदरसों से आतंकी निकलते हैं, लेकिन योगी जी मदरसों को हाईटेक कर रहे हैं, तो ये तो विपरीत बात वो ठीक कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि पुरानी उन्होंने पूरा लेखा जोखा मांगा और मदरसों में अच्छी शिक्षा का माहौल बनाने की बात की, बिल्कुल ठीक है, उसको हाईटेक किया। तो ये बात तो उसके विपरीत नहीं हो जाती। विपरीत नहीं, वो हाईटेक, ये मेरे बयानों के बाद ही तो हाईटेक होना शुरू हुआ है। मैंने कहा मदरसे में जो हिल हिल के पढ़ाया जाता है, ऐसे विद्या कभी प्राप्त नहीं होती, और पढ़ाने का तरीका जो है वैदिक है। आप पुराने देखिए, अभी हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी लड़की जो है अमेरिका में कंप्यूटर को फेल करके आई है, अभी 12-14 साल की, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी 10-15 दिन पहले कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को फेल किया, उसने सब जवाब कंप्यूटर से दिए। तो हिंदुस्तानी वैदिक गणित के आधार पर यहाँ पढ़ाया जाए। हम कहते हैं मदरसे खूब पढ़ाओ, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये भी दिखा, लेकिन ये नहीं सिखाते। वहाँ सिखाते क्या है कि मुल्ला कौन है, कि मौलवी कौन है, कि मस्जिद कौन है। ऐसी चीजें बनी रहती तो फिर क्या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हमें मिल पाते, या अब्दुल हामिद जैसे वीर हमको मिल पाते उस दौर में भी? देखिए, तो ये कहानियां भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं, और जो चीज प्रेरणा देती है वो किसी धर्म या जाति की तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सनातन भी यही कहता है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी, मैंने ये भी नहीं कहा, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब दे दीजिए। आपने मुझसे जैसे पूछा कि हर आतंकवादी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी, लेकिन हर मुस्लिम आतंकवादी क्यों होता है? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जिसको आतंकवाद कहते हैं वो उसको जिहाद बोलते हैं। हाँ, तो यही नहीं चलेगा। तो उनके नजरिए से हमारे यहाँ जिहाद नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में जिहाद नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान में नहीं, मैंने उनका नजरिया बताया। हाँ, नजरिया, यही तो नजरिया गड़बड़ है। यही तो देवों की और दैत्यों की लड़ाई है। यही देवों की दैत्यों की लड़ाई है कि हम कहते हैं विश्व का, हमारे यहाँ जब पंडित जी कथा करते हैं, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। न बाइबल में है, न कुरान में है, किसी में हो तो बता दो, एक में बताओ। मैंने सारी पढ़ी। अब डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे या हमें को धर्मों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी? हमको डॉक्टर इंजीनियर पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो वैदिक परंपरा रही है वो तो एक चरण में बांटी गई। एक ही धर्म नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए 28, 29, 30 जो संविधान में जो धाराएं हैं, उसमें हिंदू वैदिक गणित नहीं पढ़ सकता, हिंदू गीता नहीं पढ़ सकता, वहां कुरान पढ़ सकते हैं, वहां बाइबल पढ़ सकते हैं। उनके लिए सारी छूट है, हमारे लिए नहीं छूट। ये कौन? नेहरू परिवार ने किया है। नेहरू परिवार ने जानबूझ के किया है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग कल को ज्यादा पढ़ लिख गया तो हम पे हावी हो जाएगा। इसलिए आज वही स्थिति अब सब समझ गए, सोशल मीडिया के माध्यम से अब हर व्यक्ति, रिक्शा वाला भी जानने लगा है। वो कह रहे हैं लोकतंत्र को, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, क्योंकि विपक्ष की एक अपनी अहम भूमिका होती है, और विपक्ष की भूमिका अगर वो निभा रहे हैं, उनको भी जनादेश एक मिला हुआ है, उनको भी अच्छा खासा वोट बैंक हासिल हुआ, इसीलिए वो विपक्ष। नहीं, इमरजेंसी किसने लागू की थी? नहीं, इमरजेंसी किसने लागू की? वो तो आज नहीं है ना, वो तो आज के दौर में नहीं लागू की, इन्हीं परिवार ने किया था। वो आज के दौर में नहीं, कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि विपक्ष को, जेल में आप विपक्ष को मानते हैं? नहीं, विपक्ष को पूरा सम्मान देते हैं, लोकतंत्र की बात, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय विपक्ष, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे आडवाणी जी, हमारे सारे लोग जेल में। जब विपक्ष नहीं था उस वक्त भी, जब विपक्ष नहीं था उस वक्त भी एक व्यक्ति को सामने रखकर विपक्ष बनाया गया जी। ये भी एक दौर में हुआ है। नहीं तो हमारे 2 सांसद, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई सवाल खड़े करते हैं तो संसद ही रद्द हो जाती है, अगर कोई पत्रकार सवाल खड़ा करता है तो फिर उसको जेल हो जाती है। वो कह रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश की हमारी। देखिए राम जन्मभूमि पे उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल की सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी राजस्थान की सरकार, 4 सरकारें हमारी भंग की थी लोगों ने। हमने ये कोई अत्याचार नहीं किया, अत्याचारी ये लोग हैं। लेकिन जो जनादेश की, अगर आप जनादेश की बात कर रहे हैं, एमसीडी में देखिए 17 मिनिस्टर आपके लगे रहे, खूब गए, हार गए। कर्नाटक देखिए, आप मजबूत माने जा रहे थे लेकिन फिर भी हार गए। हिमाचल देखिए, वहां पर भी आपको मात मिली, जबकि वहां तो अनुराग ठाकुर जी और जेपी नड्डा साहब खुद वहां पर पहुंचे थे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जनादेश नहीं मिल सका है आपको, किन कारणों से ये आप बेहतर जानते होंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ
सारी चीजें आपके साथ हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सारी हम ही ठीक है, हमने ये नहीं कहा। जहां हमें जनादेश नहीं मिला वहां हमारी कोई ना कोई कमी है, और हमने वो स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि हमने विपक्ष में बैठने के लिए बना किया, नहीं हम ही सरकार बनाएंगे। हमने स्वीकार किया और जनादेश का सम्मान करते हुए जनता जनार्दन से दोबारा अपेक्षा की कि हम फिर आपके बीच में आएंगे, अगले 5 साल फिर हम लड़के तैयार होंगे। तो विपक्ष में रहना हमें कोई, अब हम तो विपक्ष ही रहे हमेशा। अब जो आगे की रणनीति, चूंकि 2024 भी काफी करीब आ रहा है, इसमें अगर उत्तर प्रदेश से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 80 सीटें लगभग लोकसभा की आप जो है उस पर मजबूती से आएंगे और दावा भी कर रहे हैं, कितनी हकीकत है इसमें? 110% हम 80 सीट जीतेंगे, 110%, और 400 प्लस पूरे भारत में जीतेंगे। अब चूंकि मैं आपको बता दूं, पहले केवल प्रिंट मीडिया पे ही निर्भर रहते थे वोटर और सपोर्टर, अब सोशल मीडिया और आप लोगों के जो टीवी चल गए, ये बहुत हमारे लिए फायदे के लिए हैं। क्योंकि जैसे आज आपने मुझे सुना और शाम को प्रसारण कर दिया, तो वो कल छपने से पहले आ गया। तो इसलिए लोग इतने जागरूक हो गए, अब रिक्शा वाला भी जागरूक हो गया। और भारत की बात नहीं, विश्व में हम तीसरे चौथे नंबर पे डिजिटल इंडिया के रूप में जो हमसे कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल ले रहा है, पैसे ले रहा है कि नहीं। और देखिए, नाई भी हमसे आजकल आप बाल कटाने जाओ तो वो भी कहेगा साहब अपने कोट से डाल दीजिए, कार्ड से। तो ये हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी का देश, 150 करोड़ की, आज तो हम चाइना से भी आबादी में ज्यादा बढ़ गए और हम पूरे डिजिटल हो गए, पूरा भारत डिजिटल हो गया है। तो ये भारत हम तीसरे चौथे नंबर पे आ गए, अर्थव्यवस्था हम 5वें नंबर पे आ गए। आदरणीय मोदी जी का सपना है कि तीसरी बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तीसरे अर्थव्यवस्था पे होंगे, और उसके बाद जब सरकार आएगी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पे होंगे। डॉलर की तरह हमारा भी नोट विश्व में चलेगा। एक तरफ तो आप माफिया को समर्थन करने वाला दूसरे लोगों को कहते हैं, और अगर उधर से कोई इधर आ जाता है तो वो फिर पूरी तरह से साफ। देखिए, ऐसा नहीं है पूरी तरह साफ है। तो क्या उन पे कार्रवाई होगी? ये दावा है। कार्रवाई तो जिस पे जो चल रही है कोर्ट में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोर्ट से आप पूछ लीजिएगा, कोर्ट वालों से ही पूछ सकते हैं कि हमारी कहीं कोई, हमारी सरकार की या हमारे देश के नेताओं की कहीं कोई सिफारिश कोर्ट से कुछ होती नहीं। जो कोर्ट में चलेगा वो चलेगा। अब पार्टी कोई लाइक डिसलाइक अलग बात है, वो अपना, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन यहाँ जो ईमानदारी से 80% गंगा की तरह लोग हैं, जैसे गंगा पवित्र 80%, और आने जाने वाले तो लगे रहेंगे, मेला है। और लोकतंत्र में यही वो है सौहार्द आपस में, कि आने जाने वाले भी लोग लगे रहते हैं। लेकिन जिनके पीछे ईडी लगी है वो ईडी काम करेगी, जिनके पास सीबीआई लगी है सीबीआई काम करेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ना हम रोक रहे, ना कोई देश का नेता रोक रहा, ना प्रदेश का कोई नेता रोक रहा। तो जो गलत काम किए हैं, जिन्होंने दंगे फसाद कराए हैं, जिन्होंने धन लूटा है, जिन्होंने लोकशाही में राजाशाही मान के, जैसे 26 दलों की सरकार है, एक भी पार्टी इसमें ये बता दो जिसमें कोई आरोप नहीं है, एक सिंगल पार्टी बता दो। मैं आज से ही राजनीति छोड़ दूंगा अगर एक सिंगल पार्टी ये कह दे कि हमने। राजनीति में तो आरोप लगना एक आम बात होती है, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा, प्रामाणिक आरोप है। लेकिन अगर प्रामाणिक है तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि प्रामाणिक हैं तो फिर साबित करें। अभी तक हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। कैसे जेल में सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि जेल में कैसे पड़े? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जेल में क्यों पड़े? वो कह रहे हैं पूरा खाता खंगाल लिया है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो फिर तो जमानत हो जानी चाहिए। हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। और विपक्ष को तो कुछ कहना है, कुछ कहने के लिए है। मायावती जी, बीएसपी के लिए क्या आपका कहना है, क्या नजरिया है? अगर कभी उनसे साथ लेने की जरूरत पड़ी तो साथ लिया जाएगा? अब देखो, ये तो बड़े लोगों का मामला है। आदरणीय बहन जी के साथ हम लोगों ने मिलकर काम भी किया है। मैं उस समय संगठन मंत्री प्रभारी सरकार का था, तो उनके यहाँ मेरे बहुत अच्छे संबंध भी, उनसे ऐसी नहीं है। और ये तो बड़े लोगों का फैसला है, जो वो करेंगे तय करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई ज्यादा सोच समझ नहीं है। यूसीसी को लेकर बड़ी चर्चा चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में कब से लागू होने जा रहा है? उत्तराखंड तो कह रहा है कि हम तो जल्द लागू करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ भी होगा, जल्दी होगा। कब तक होगा? मसौदा तैयार हो रहा है, होगा जरूर, जल्दी होगा। अब ये नहीं कह सकता कब होगा, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा करने का अधिकारी है, हम घोषणा करने का अधिकारी नहीं है, उन्हीं को पावर है। तो अगर आप साथ लेने की कोशिश करेंगे आप जो है 2024 के चुनाव में, तो किसके साथ हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि उनके साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं, 26 दल 28 दल उनके साथ हैं, तो दल तो आपके भी साथ हैं। नहीं, हमारे तो साथ संगठन तो मजबूत करने के लिए किसी को भी साथ लीजिए, जो भी विचारधारा से हमने कम बनाए, लेकिन केवल बेईमानी के लिए और अपने बच्चों के लिए। वो केवल देखिए, लालू जी अपने बच्चों को ही बनाना चाहते हैं, और कोई वहां पर नेता नहीं है, या कोई आपके बेटे भी पार्षद?
अब मेरा बेटा पार्षद तो वो जबरदस्ती परिवारवाद है कि नहीं है? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने नहीं मांगी, न मेरी बेटे ने टिकट मांगी। यही बात वो कहते हैं कि अगर जनादेश मिल रहा है तो क्या उसमें आप दिक्कत नहीं है? सुन तो लीजिए, मैं बता दूं, अपनी कहानी बता दूं। मेरा बेटा एमबीए करके फाइनेंस से एमबीए किया, 2-2.5 लाख रुपए पर पैकेज यहाँ था गुड़गांव में। लेकिन हमारे कुछ नेतागण बोले कि ये कभी पार्षद की सीट जीती नहीं है जहां आप रहते हो, वहां पर क्या है 2,500 कोई है, 2,500 कोई है, एक बिरादरी का बहुमत नहीं है। बोले आप यहाँ इतना काम करते हो और आपका बेटा जीत जाएगा। मैंने कहा भाई हमारे घर में हम ही बहुत हैं राजनीति के लिए, बेटे को मत लाओ। और बेटा राजनीतिक था भी नहीं, लेकिन संघ की ओटीसी उसे भी कराई है मैंने, प्रथम पुत्र को ओटीसी, मैं आगे संघ को समझे, ये इतना जरूर मैं कहूंगा। फिर ज्यादा प्रेशर बना के भाई आपको लड़ाना मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, राजनाथ सिंह के भी बेटे हैं। हाँ नहीं, मैं तो ऐसे लड़ा, मैंने नहीं मांगी। और कई नाम ऐसे हैं जो आपको पता है। नहीं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो फिर उधर बुराई कैसे? बुराई ऐसे, वहां बुराई है, फैसला वही करेंगे। यहाँ राजनाथ जी के पुत्र कोई फैसला नहीं कर रहे, राजनाथ जी बैठे हैं पार्लियामेंट बोर्ड में। यहाँ मतलब अगर एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ने जा रहा है, हाँ, तो वो जाहिर सी बात है कि जब उसको वोट मिलेगा तभी वो सत्ता में आएगा या कुर्सी को पा सकेगा। तो इसी तरह अगर वो फैसला वही करेंगे, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनेंगी, डिप्टी से उनका बेटा ही बनेगा, क्या और कोई नेता नहीं हो सकता है? और भी हो सकता है ना। हमारा बेटा तो पार्षद या आदरणीय राजनाथ जी का बेटा केवल एमएलए बना, मंत्री तो नहीं बना ना, या मुख्यमंत्री तो नहीं बना के वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर और बेटा मुख्यमंत्री, वहां तो मुख्यमंत्री वही होगा, डिप्टी सीएम भी वही होगा। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। और अगर बेटा वगैरह को कहीं आवश्यकता पार्टी को पड़ती है तो मजबूरी है वहां तो उसमें परिवारवाद नहीं कह सकते, फैसला करें। बुलडोजर की राजनीति से आप कितना सहमत हो जाते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भी अपराधी हैं या इस प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे बुलडोजर चला जाएगा, और ये बुलडोजर मॉडल काफी फेमस भी हुआ, लोगों ने भी देखा, इसका एक मॉडल दिया भी गया, प्रेजेंट भी किया गया योगी जी को। लेकिन आपके दूसरे ही एक नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर की राजनीति से सहमत नहीं हूँ, किसी का भी मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। देखिए तो ये दो चीजें, एक ही पार्टी के दो नेता अलग अलग बात कर रहे हैं। भय में प्रीत न होए गोसाई, ये रामायण में चौपाई है। बिगर भय के कोई शासन हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ 6.5 देखिए तख्ती पे लगा के जो अपराधी थे थाने गए कि नहीं, सरेंडर किया कि नहीं, 6,500 लोगों ने सरेंडर किया उत्तर प्रदेश में। पहले कभी ऐसा आपने देखा? आपने देखा नहीं होगा, इतने बड़े हो गए, 40-50 साल करीब आपकी उम्र होगी, कभी आपने ये नहीं देखा हो तख्ती लगा के और बदमाश ये कह रहे हैं कि मुझे भाई सरेंडर कराओ। ऐसा कभी हुआ नहीं था। अगर हम ये न करें और अगर भय न व्याप्त हो, गुंडा, बदमाश, प्रॉपर्टी डीलर और ये जो आपके जितने भी ठेकेदार, कोटेदार, अगर इनमें भय व्याप्त ना होगा तो शासन कैसे होगा? तो भविष्य में सरकार का भय होना चाहिए या कानून का भय होना चाहिए? कानून का भय, कानून का, सरकार का भय नहीं, कानून का भय होने। पहले मैंने ये देखा कि पुलिस वाले भी पिट रहे हैं और अपराधी थाने में जाके बैठ रहे हैं। आज किसी माई के लाल की अपराधी की हैसियत नहीं है थाने में जाके फैसला करे। पहले ऐसे बड़े बड़े नाम बता दूंगा जो थाने में बैठ गए तो इंस्पेक्टर थाना छोड़ के भाग जाता था। आज इंस्पेक्टर को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर भाग गया तो इसका मतलब कानून भाग गया। और इसलिए आप इतने जुझारू नेता हैं, बेबाक होकर अपनी राय रखते हैं, पार्टी को पसंद भी है, विवादित बयानों से हमेशा नाता क्यों रहता है? बचते क्यों नहीं आप इस तरह के बयानों से? देखिए, क्योंकि कई बार बयान ही जो है पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा जाता है। रमेश सिंह जी, मैंने कभी बयान झूठे नहीं दिए। मैंने आज भी जो कहा है प्रमाणिक कहा है आपसे। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, पृथ्वी गोल है, हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है और अमेरिका पातालोक है। क्योंकि भूगोल ज्योग्राफी माने तो चपटी होती है, अभी भी विदेशी इसको चपटी मानते, हमारे खगोल शास्त्री। तो इस्लाम कब से मानते हैं? 1450 साल, उससे पहले नहीं था। तो आप तो बता रहे थे कि सूफनका भी जब आई थी तो वो बुर्का पहनकर आई थी। ये दैत्यों के वंशज, दैत्य, उसमें से इस्लाम। तो उस दौर में क्या इस तरह की चीजें होती थी? उस समय ये नहीं था कि ये मुस्लिम है, ये फलाने धर्म सनातनी था, लेकिन दैत्य थे ना, तो दैत्य थे, दैत्य वंशज हैं, तो इसलिए मैं दैत्य वंशज मानता हूँ। प्रमाण है, उसमें उल्लेख है। तो क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से भजन पूजा करते हैं। हाँ। ये लोग मार काट पीट। अब चुनाव जो होंगे वो विकास के आधार पर होंगे या धर्म, जाति या उस पर प्रहार करते होंगे या विवादित बयानों के जरिए होंगे? किस हिसाब से? विकास के आधारित। हम लोग चुनाव हमेशा, आदरणीय योगी जी की सरकार 37 साल बाद पुनः रिपीट हुई। 37 साल पहले कांग्रेस की रिपीट हुई थी और हमारी योगी जी की जो सरकार रिपीट हुई है विकास के आधार पर। हमने 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्या हैं और हमने कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। ये भेदभाव करते थे, हमने भेदभाव। भविष्य की बड़ी योजनाएं 5 ऐसी कौन सी हैं जिससे उत्तर प्रदेश वास्तविक रूप से उत्तम प्रदेश हम कह सकते हैं? देखिए, नंबर 1 जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौशाम्बी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, किसी स्टेट में तो एक भी नहीं है, राजधानी चलिए, छोड़ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से एकजुट रहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से रविंद्र जी मैं यही कहूंगा, जनता जनार्दन जो है मालिक है, अन्नदाता है, भाग्य विधाता है हमारी। हमें भी कोई कमजोरी या कमी उनको महसूस हो तो हमारे कान ऐंठते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको हमारे मुंह पर कहते रहे, क्योंकि हमसे चुपड़ी चुपड़ी बात करके तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, जनता जनार्दन सेवक के रूप में हमको सेवा का मौका देते रहे। हिंदुस्तान की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की बढ़े, हमारे हिंदुस्तान का रुपया विश्व में चले, हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व में पुनः स्थापित हो, क्योंकि भगवान राम भगवान कृष्ण यहीं पैदा हुए, विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। विश्व में महान पुरुष हो सकते हैं लेकिन भगवान कहीं पैदा, और इस धरती उत्तम धरती पे हार्ट ऑफ अर्थ है उत्तर प्रदेश। आप अपने घर में जाके देखिए, उसको गोला को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तम भूमि और हार्ट ऑफ अर्थ है, यहीं से विश्व को हमने संचालित किया है। इसलिए हिंदुस्तान में अग्रणी स्थान पर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी को कोरोना काल में 1 साल के लिए उधार मांगा था, तो ऐसे नेता हमारे आगे बढ़ते रहें, देश पर राज करते रहें। इतना ही कहते, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप यूं ही आगे अग्रसर रहें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब किस तरह से सारी बातों को रख रहे हैं और अपने नाम को चरितार्थ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका संदेश, विवादित बयान भले ही लोग कहते हों, लेकिन वो कहते हैं कि हम वाकपटुता में और अपने बयानों से कभी पीछे हटते नहीं। और हमने कोशिश की कि हर सवाल का हम उनसे जवाब लें, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया भी। अब उम्मीद करते हैं कि जितनी सीटों का वो अनुमान लगा रहे हैं वो सीटें उन तक पहुंच सकें, क्योंकि जनता से समर्थन की उन्होंने मांग की है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंटरव्यू के बाद, उनको सुनने के बाद? आप अपनी राय ज़रूर हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।